नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज आ रहे हैं हम लॉर्ड हेस्टिंग पर। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। इनका कार्यकाल 1813 से 1823 तक रहा। सीधे सीधे 10 साल का कार्यकाल। सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। और भी होंगे, लेकिन अभी तक के इतिहास में इनका ही सबसे बड़ा कार्यकाल है। तो देखिए, मैं इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में आपको रूबरू कराऊंगा और आप सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे इनकी घटनाओं को, क्योंकि प्रशासन में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है औपनिवेशिक शासन में। तो देखिए, इनके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। 1814 से 16 तक 2 साल चला। गोरखा रेजिमेंट की स्थापना हुई। 1814 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना हुई। 1816 में पंडित गंगाधर महाचार्य द्वारा बाल गजट का प्रकाशन हुआ। 1817 से 1818 तक पिंडलियों का दमन हो गया था तथा 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संघ का भंग हो गया। अब दूसरी बार नई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, जिसका नाम था महालवाड़ी या रैयतवाड़ी। प्रेस की स्वतंत्रता भी दे दी गई। 1822 बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। 1822 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। कलेक्टर को न्यायिक अधिकार दिए। कलेक्टर को IAS को पुनः न्यायिक अधिकार दिए, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। कॉर्नवालिस कोड में सुधार। इनको कॉर्नवालिस कोड में सुधार भी किया गया तथा भारत में राजनीतिक साम्राज्यवाद की स्थापना हुई। और अब मैं लास्ट में बता दूं सबसे प्रमुख बात कि इनका अन्य नाम था मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग। ये तो हुई थी अपनी संक्षिप्त बात। अब करते हैं विस्तार से। गजब की बात होगी, मज़ा भी आएगा सुनने में और बताने में भी। तो देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग की विस्तार से बात सुनिए। प्रशासन में इनका क्या क्या योगदान रहा, क्या क्या घटनाएं हुई, सुनिए। लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। प्रारंभ में लॉर्ड हेस्टिंग हस्तक्षेप या तटस्थता की नीति का अनुसरण करने वाला था। हस्तक्षेप यानी कोई उसे बोलना नहीं है, ऐसे ही रहना है, बिना मतलब कि किसी से मतलब नहीं रखता था। हस्तक्षेप कोई को हस्तक्षेप नहीं करता था और तटस्थ रहते थे, ना इनके साइड बोलना ना उनके साइड, दोनों में तटस्थता का माहौल बनाए रखते थे। किंतु उसने इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड वेलेजली मतलब हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करने वाला था, किंतु उसने इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड में वेलेजली की साम्राज्यवादी नीति की घोर आलोचना की। किंतु भारत सरकार की तत्कालीन परिस्थितियों ने उसे अग्रगामी और विस्तारवादी नीति अपनाने को प्रेरित किया। पहले तो ये मतलब कि घोर विरोधी था साम्राज्यवाद का, लेकिन इसने देखा कि भारत की स्थिति ऐसी है कि अब क्या करे, हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा। तो फिर उसने जबरदस्त हस्तक्षेप किया और राज्य विस्तार भी किया है। हेस्टिंग के भारत आक्रमण के समय मराठों ने पुनः अपनी शक्ति संगठित कर ली थी। हेस्टिंग आया था, उसी के साथ मराठों ने भी अपनी शक्ति को पुनः संगठित कर लिया था। लेकिन मध्य भारत में पिंडली उत्पाद मचा रहे थे। उत्तर में गोरखों की शक्ति बढ़ गई थी। हेस्टिंग ने इन समस्याओं से निपटते हुए कंपनी की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए गोरखाओं से युद्ध किया, पिंडारियों का दमन किया, राजपूतों को अपना संरक्षण दिया और मराठा शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। किंतु साथ ही हेस्टिंग का कार्यकाल इनके आंतरिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। इतना तो किया ही, लेकिन इनके सुधार भी किए। सुधारों की बात करते हैं कि हेस्टिंग की विदेश नीति का मुख्य आधार भारत में ब्रिटिश सत्ता की जड़ें मजबूत करना था तथा कंपनी की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। इसने अपनी जड़ें तो मजबूत की ही भारत में, तथा कंपनी की शक्ति और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि की।
तो इसलिए कहा जाता है कि जहां लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में कंपनी सैनिक प्रभुसत्ता को स्थापित किया, इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिए कि जहां लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में कंपनी सैनिक प्रभुसत्ता को स्थापित किया, वहीं लॉर्ड हेस्टिंग ने राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित की। मतलब जहां लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी में सैनिक प्रभुसत्ता स्थापित की थी और वहीं हेस्टिंग ने राजनीतिक सत्ता स्थापित की। यह सर्वप्रथम लॉर्ड हेस्टिंग ही था जिसने मुगल बादशाह की सत्ता को चुनौती दी तथा उसके साथ समता के व्यवहार की मांग की। और किसी की औकात नहीं थी कि मुगल साम्राज्यों के बराबरी की बराबरी की बात करे, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग ने बराबरी की बात की तथा उनकी सत्ता को चुनौती भी दी और उनके समता के व्यवहार की मांग भी की, उनके साथ बैठने की। उसके समय की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थीं। हेस्टिंग के समय ही 1814 से 16 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। अब मैं विस्तार से बात कर रहा हूँ, जो मैंने संक्षेप में पहले बताया था कि हेस्टिंग के समय ही 1814 से 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, गोरखा युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी जनरल आर्टर लूनी ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को हरा दिया। आर्टर लूनी ने गोरखा के सेनापति अमर सिंह थापा को हरा दिया और संगोली या फिर सुगोली की संधि की 1816 में। इस संधि के दौरान कंपनी को गढ़वाल, कुमायूं, नैनीताल, देहरादून, शिमला और दार्जिलिंग प्राप्त हुए। सिक्किम से नेपाल का अधिकार समाप्त ही हुआ। 1816 में गोरखा रेजिमेंट का जन्म हो गया। हेस्टिंग ने 1817 में पिंडलियों का भी दमन किया। पिंडारी मराठा स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत 1869 मराठा सेना में शामिल हुए थे। 1869 में शामिल हुए थे पिंडारी मराठा सेना में। वस्तुतः इन्हें मराठा सेना का अप्रत्यक्ष समर्थन था, प्रत्यक्ष नहीं, इनडायरेक्ट समर्थन था। इसलिए इतिहासकार मेलकन ने पिंडारियों को मराठा सेना के साथ चलने वाला शिकारी कुत्ता कहा है। किसने? मेलकम ने। इसके भरण पोषण के लिए मराठों द्वारा पोल पट्टी कर वसूला जाता था। कौन सा कर? पोल पट्टी कर, भरण पोषण के लिए। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब मराठा कमजोर हुए तब पिंडारी भी बेरोजगार हुए। तो स्वाभाविक सी बात है, उन्हीं के सहारे चलते थे पिंडारी, और लूट मार करके अपना भरण पोषण करने लगा। पिंडारियों का अपना कोई धर्म नहीं था। इसके अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे। मराठा सरकार जसवंतराव होलकर ने एक सुनहरा फरमान जारी किया जिसके द्वारा ये अपना झंडा रख सकते थे। किसने? मराठा सरकार ने, जसवंतराव होलकर ने एक सुनहरा फरमान जारी किया था जिसके अंतर्गत ये अपना झंडा रख सकते थे। हेस्टिंग ने इसके दमन के लिए 1 लाख से अधिक विशाल सेना गठित की। 1 लाख से अधिक विशाल सेना गठन की पिंडालियों के दमन के लिए, और उनका नेतृत्व सर थॉमस हिस्लोप को सौंपा गया। इसने पिंडारियों का क्रूरतापूर्वक दमन किया। इसके नेता बासिर मोहम्मद और चीतू का दुखद अंत हुआ, जबकि करीम खान को गोरखपुर के निकट जागीर दे दी गई। 1816 में पिंडारियों का आतंक समाप्त हो गया। 1816 तक आते आते पिंडारियों का आतंक ही समाप्त हो गया। हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें मराठा की हार हुई। मराठा संघ को भंग कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेशवा की गद्दी से उतारकर 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट पिठोर भेज दिया गया बाजीराव पेशवा को। 1818 में औपचारिक रूप से मुंबई प्रेसिडेंसी का गठन हुआ। 1818 में हेस्टिंग ने राजपूत राज्यों को भी कंपनी के अंतर्गत लाने का प्रयास किया तथा 1817 से 18 में बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ी, बांदा जैसी रियासतों को ब्रिटिश राज में शामिल कर लिया। इस प्रकार हेस्टिंग ने कंपनी की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। कहा जाता है कि उसने 28 युद्ध लड़े और 120 किले जीते हेस्टिंग ने, इसलिए उसे मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी।
युद्धों के साथ हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए। सौभाग्य से उसे जॉन मेलिकम, टॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन और चार्ल्स मेटकाफ जैसे प्रतिभाशाली प्रशासकों का सहयोग मिला। उसने 1819 में हाल्ट मैकेंजी के सुझाव पर महलवाड़ी तथा 1820 में टॉमस मुनरो के सुझाव पर रैयतवाड़ी जैसी भूमि बंदोबस्त की व्यवस्थाएं लागू की। हेस्टिंग ने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था में भी सुधार किया। 1822 में उसने बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया। कितने में दोस्तों? नहीं पता। 1822 में उसने कलेक्टरों को पुनः न्यायिक अधिकार प्रदान किया। कलेक्टर पद बना था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था कलेक्टर पद। तो उन्होंने कलेक्टरों को न्यायिक पुनराधिकार प्रदान किया और कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित विधि संहिता में आवश्यक सुधार किए। 1818 में उसने प्रेस पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया। हेस्टिंग के समय शिक्षा के विकास के लिए अनेक कार्य हुए। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा और 1870 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की एवं मिराटोल अखबार, संवाद कौमुदी, ब्रह्मांड मैगजीन जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। पंडित गंगाधर बंबा भट्टाचार्य प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1816 में अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। प्रथम भारतीय जिसने अंग्रेजी में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया वे थे पंडित गंगाधर भट्टाचार्य। हेस्टिंग ने 1816 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का असफल प्रयास किया। 1823 में हेस्टिंग ने त्यागपत्र देकर वापस इंग्लैंड चले गए। 1800